जब आप लोगों का प्यार अच्छे से मिलता है ना तो बहुत मज़ा आता है। और हमने बोला था कल कराएंगे, तो चलो इसको आज कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। पहला पार्ट हम लोगों ने करा था और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी, लेकिन इस पार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रतीक। तो कुछ सैंबल के नाम याद करने वाले हैं, कुछ प्रतीक के बारे में जानने वाले हैं। तो अच्छे से देखना, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखना, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो रासायनिक समीकरण बनते हैं ना, प्रयुक्त तत्वों की जो भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए ठोस के जगह पर S इस्तेमाल करते हैं, द्रव्य के जगह पे Q इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी L भी इस्तेमाल किया जाता है, और तथा गैस के लिए हम लोग G का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन गो सैंपल अच्छे से याद रखना। ठोस के लिए S और गैस के लिए तो G होता है, और लिक्विड के लिए यानी कि द्रव्य के लिए यहाँ पर Q भी और कभी कभी L भी इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाया गया है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, ठीक ना। परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान यानी ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यहाँ पर दे भी रखा है, ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। समझ में आ गया होगा, तीर के निशान से कुछ इस तरह से ऊपर या नीचे समझना, ठीक है। तीर के निशान से ऊपर या नीचे, ये दो चीज़ याद रखना। आगे देखो, जलीय विलयन के लिए AQ लिखा जाता है। जल विलयन के लिए AQ एक और से लिखा जाता है, याद रहेगा ना। जल विलयन, जब भी जल के साथ कोई विलयन होता है, जलीय विलयन के लिए हम AQ का इस्तेमाल करते हैं। तो कन्फ्यूज़न में मत रहना आगे मेरे भाई, प्लीज़, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करनी है मेरे भाई। अगला है अभिक्रियाओं के उत्पन्न गैस के लिए हम लोग देखो, अभिक्रिया के जब अब कोई भी अभिक्रिया से गैस उत्पन्न हो रहा है तो इसका हम ऊपर की तरफ सैंबल का इस्तेमाल करते हैं, और अभिक्रिया के दिशा को दर्शाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में देख लो, जिसे आयरन है और प्लस में यहाँ पर H2 है, वाटर है। ये क्या बन गया, Fe3O4, यानी कि सॉलिड में लिखा गया, ठोस है तो ये गैस है तो गैस में लिखा गया, हाइड्रोजन गैस होता है तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारा, सॉलिड। आयरन क्या होता है, सॉलिड। Fe आयरन है यानी लोहा है। तो हर चीज़ को उसी तरह से दर्शाया गया है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर होना चाहिए था Q, ठीक है। क्या होना चाहिए था, Q, यानी एक क्या है, वाटर हो गया ना, जलीय विलयन हो गया। ध्यान से देखो, जलीय विलयन को किस में लिखा जाता है मेरे भाई, AQ में लिखा जाता है। तो एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, कोई बात नहीं। आगे हम लोग जानने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप चुपचाप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ, PDF देने वाला हूँ, और इसे ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर साइंस का एक कोर्स दिखाई देगा, क्लास 10th का। मात्र कितना का है मेरे भाई, 199 रुपया का है मात्र, वो 199, याद रख लो। 199 रुपये में पूरा आपका साइंस कंप्लीट हो रहा है। अब क्या चाहिए, अभी मत सोचना कि सस्ता है तो मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अरे इतना चीज़ दे दिया जाएगा ना, वो 9,999 रुपये वाला और 999 रुपये वाला कोर्स में तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले संयोग, और उसके बाद योगात्मक अभिक्रिया जानने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एकल बॉन्ड इंग्लिश में बोलते हैं, यानी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एगो उत्पाद बनेगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बॉन्ड बोलो, कहाँ चल गया मैं, एगो उत्पाद खाली बनाएगा, ठीक है। जिसे दो गो मिला तो क्या बना, एगो कोई चीज़ बनाएगा। हाँ, दो से ज़्यादा भी मिलेगा तो कितना बनाएगा, एगो बनाएगा। हमने कहा ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे, यानी कि इस चिन्ह के पहले कितने भी ले लो आप, दो ले लो या दो से ज़्यादा ले लो, लेकिन बाद में हमेशा केवल एक ही को बनाएगा। उदाहरण में ले लो, जिसे H2+O2 ले लिया तो H2O बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है। आगे देखो, और एक और एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। CO2 है ना, CO2 का बनना, इसमें बता रहा है ना कि दो को मिला तो एगो बना, यहाँ पर भी दो को मिला तो क्या बन गया, एगो बना दिया। तो चीज़ों को समझो मेरे भाई, ये होता है संयोग या योगात्मक अभिक्रिया में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। अगला है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, सब्सक्राइब करना मेरे भाई, शेयर कर देना प्लीज़। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। एगो है
ठीक है। एगो टूटेगा तो दूगो को बना सकता है, ना तो तीसरों कोई आ जाएगा, ना तो चौथों कोई आ जाएगा, है ना। यानी 2 या 2 से ज़्यादा बनाएगा। एगो अकेले रहेगा और ए टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा बनाएगा। तो ये किसको, ये वियोजन अभिक्रिया इसी को बोलते हैं। यानी एगो इंसान टूट रहा है, इंसान नहीं, इसमें तो हम लोग अभी समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखो एगो टूटा तो एक से ज़्यादा बना दिया, ठीक है। चलो समझ में आ रही होगी, आपको मज़ा आ रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल में देख लो, CaCO3 है, ये टूट गया CaO में और CO2 में, ठीक है। मान लो यहाँ पर ऐसे साइन दे दे रहा, ठीक है। तो कोई दिक्कत है मेरे भाई, 2FeSO4 टूट रहा है Fe2O3SO2SO3 में। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल दे रखा है हमने, आप चाहे तो इसको रट सकते हो। और एक और चीज़, पीरियोडिक टेबल में आप ट्राई करना, पीरियोडिक टेबल जो आप देखते हो, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाला जो पूरा टेबलवा नहीं होता है, मैं आपको दिखा दूं क्या, शायद अंदर रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें कम से कम 1 से लेकर 30 तक आप याद रख लेना, परमाणु संख्या, परमाणु भार और सब चिन्ह याद रखना। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है। तो इस तरह से मेरे भाई, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, हम लोग इसे जानने वाले हैं, ध्यान से देखना। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, समझ रहे हो। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल CuSO4 + Fe है। देखो FeSO4 हो गया और जो हल्का था विस्थापित कर दिया उसको यौगिक के रूप में। तो चीज़ें ध्यान से समझना है मेरे भाई, ठीक है, हर चीज़ को। जैसे Pb लेड होता है और CuClSS है, तब PbCl2 + U उसको अलग कर दिया। तो सब उदाहरण हैं जो आपको एक एक करके सिर्फ एक एक याद रख लोगे ना तो एग्जाम में लिख लोगे। और आपको बेसिकली थोड़ा मोड़ा रटना है यार। अगर 10 मिनट दे दिया ना खुद को, ध्यान से फोकस ले, तो जितने भी हैं सब चीज़ याद हो जाएगा। वैसे स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा फार्मूले वाला, टेंशन क्यों लेते हो, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया के हम लोग बारे में जानने वाले हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन्स इधर उधर आते जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो AB और CD है तो AD और CD हो गया, यानी इसका इसमें आदान प्रदान होता रहता है और उस तरह से हम लोग संतुलित करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये थोड़ा सा रफ पार्ट है इसमें, ठीक है, तो इसको भूल जाना, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट में, उम्मीद करता हूँ। अगला हम लोग जानने वाले हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यानी ऑक्सीजन कम हो जाता है और हाइड्रोजन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझाने का एक ट्रिक था, ऑक्सीजन घटता है हाइड्रोजन बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे H2S और Cl2 मिल गया, ठीक है मेरे भाई। तो क्या बन गया, 2HCl और सल्फर तो अलग चल गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। हाइड्रोजन की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, हाइड्रोजन बढ़ गया, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, और बहुत आराम से यार पढ़ा जाता है। चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे तो मज़ा थोड़ी ना आएगा, हैं। चिल्लाने से थोड़ा ना कि कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया। जितने शांत तरीके से पढ़ाई करोगे उतने अच्छे से दिमाग में तुम्हारे जाएगा। अपचयन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। उपचयन हम लोग जाने पहले, अब अपचयन जानेंगे। उपचयन में जाना कि इधर उधर जाते रहता है, जगह को बदलते रहता है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, एक टॉपिक याद रख लेना, ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, याद रहेगा ना, याद रहेगा। अरे यार अपचयन अभिक्रिया है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब याद हुआ, बहुत बढ़िया, याद करते हुए चलेंगे। जिसे मान लो CU है, 2 गो O2 2 गो है तो 2 आगे लगा दिया और सब 2 गो बन गया, तो ये तो पहले संतुलित हो गया। इसमें ऑक्सीकरण हो रही है ना, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है, Mg + O2 है तो MgO बन गया, ठीक है। ये संतुलित नहीं है क्योंकि O2 होना चाहिए था यहाँ, आना तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 2Mg + O2 होना चाहिए था, तो 2MgO हो जाता। कोई दिक्कत है नहीं है ना, सब 2 को बन जाता। तो उससे मतलब नहीं है, मैं एग्जाम्पल से मतलब था, वो तो संतुलित के अंदर आएगा, संतुलित करने के लिए आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी से समझ में मेरे भाई आ गया होगा, राइट।
आगे हम लोग जानने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक का उपचयन होता है, उत्पाद का नहीं, बराबर मतलब एरो के चिन्ह के पहले वाला का, ठीक है, क्या होता है, उपचयन होता है, तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया वही कहलाती है। एक बार और सुन लो ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अगर आप अभिक्रिया हो रहा है तो अभिकारक का अपचयन होता है, अभिकारक यानी कि एरो के चिन्ह के पहले वाले का क्या होता है, अपचयन होता है, और बाद वाले का उपचयन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। चलो, इस दोनों प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे एग्जाम्पल में ZnOCl+ है, Zn+Cu अलग अलग हो गया, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, अपचयन और उपचयन दो चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है, और कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। अब आपको बैठा के थोड़ा ना कोई पूछ रहा है कि भाई बता उपचयन अपचयन क्या होता है, क्यों, एग्जाम में आएगा, बस ऐसे लिखना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसी में हम लोग जान रहे हैं, है ना, ABC करके। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है ना। उत्पाद जब बनता है तो उसमें से ऊष्मा अलग हो जाती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर हीट यानी ऊर्जा, ऊष्मा का हो गया, बाहर आ गया, इसमें भी कहाँ चल गया, ऊष्मा बाहर चल गया। तो सिंपल सा बात है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, सिंपल सा बात है मेरे भाई कि उत्पाद में ये सबसे साइड में हट जाता है, बेचारा डर जाता है, बोल सकते हो, याद करने के लिए, ठीक है। चलो, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि ये क्या बोलता है अपने आप को। तो यह कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अब इसमें ऊष्मा चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल में N2+O2 यानी इसको पहले तो हीट चाहिए होता है, तब ये होगा 2NO, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला है 6CO2+H2O, ये सनलाइट इसको चाहिए, वही हीट चाहिए, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश मेरे भाई, ठीक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वही मतलब हीट चाहिए, ऊर्जा चाहिए इसको भी, तो हो जाएगा, बनेगा ना। तो इस तरह से चीज़ें क्लियर होती हैं। अब उतना भी आप सोचोगे कि एक्सप्लेन क्या ही करना, बताओ आपको तो कुछ कुछ याद करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु की सतह जल की नमी अथवा वायु के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्षय यानी कि नष्ट होने लगती है, तो उसको संक्षारण बोलते हैं। समझ में आ गया। जैसे ही ये जो जल है नमी अथवा वायु के संपर्क में आती है तो क्या होती है, नष्ट होने लगती है। मान लो हमने कटोरा में जल ले लिया, इस पे हीट पड़ रहा है, ये भाप बढ़ के नमी बन के उठ रहा है, तो जल तो कम हो रहा है ना, वही चीज़ें यार समझाना चाहता था आपको। उदाहरण देख लो, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, है ना, तो उसमें नमी पड़ता है, लोहा घर में कहीं फेंकल है, उस पर नमी पड़ गया, नमी बोलते हैं जिसमें पानी का अंश होता है, जिस हवा में पानी का अंश उड़ता है, जो हवा ठंडा लगता है समझो कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी का अंश है, उसमें बहुत ज़्यादा नमी है, समझ रहे हो। तो जो नमी है वो आके सड़ता है लोहा में और जंग लगाता है। अगला, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ा देना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, तो ये सारी चीज़ें संक्षारण के अंदर आती है। संक्षारण से हम लोग बचाव कैसे करते हैं, ठीक है, संक्षारण से हम लोग बचाव कैसे करेंगे मेरे भाई, इसके बारे में देख लो, ठीक है। चलो, यश लेपन से पेंट करके तेल या ग्रीस लगाकर, अगर आप तेल या ग्रीस लगा दो लोहे पर जंग नहीं लगेगा, पेंट कर दो जंग नहीं लगेगा, या एस लेपन कर दो, जंग मतलब पोत पात दो उसको, ठीक है, थिनर लेके, और एक नहीं होता है अस्त्रा मारा जाता है, वो कर दो तो जंग नहीं लगेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। यश लेपन होता क्या है देख लो, है ना। लोहा धातु की सतह को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाया जाता है, उसको हम बोलते हैं यश लेपन। जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, है ना, लोहे के ऊपर, ताकि जंग ना लगे, उसी को हम बोलते हैं यश लेपन। अगला है विकृत गंधित होता क्या है, विकृत गंधित या विकृत गंधिता कोई बोलता है। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आते हैं तो अपचयन के कारण उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आने लगता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ओहो, तेल में कोई चीज़ छानल है, कचौड़ी पूड़ी, और उसका स्वाद बदलने लगा, है ना, वो खराब होने लगा, तो किसके कारण होता है मेरे भाई, विकृत गंधिता के कारण होता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा इसमें पॉइंट है, विकृत ग्रंथिता को नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके रोका जा सकता है। तो इसको नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके रोका जा सकता है। आप खाते हो ना कुरकुरा, पॉकेट फाड़ते हो, हवा फेंकता है, उसमें नाइट्रोजन होता है ताकि उसके अंदर जो आपका ये कुरकुरे हैं ना, चिप्स है ना, वो ख़राब ना हो। समझ में आ गया ना, ताकि उसमें विकृत गंधिता शामिल ना हो पाए, ठीक है, तो बचाता है। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए भाई नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके रोकने का अन्य भी कुछ उपाय हैं, है ना। प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके भी हो सकता है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर भी हो सकता है, यानी खाने वाली सामग्री, ठीक है। वायुरोधी बर्तन में, जैसे फ्रिज व्रिज में आप लोग नहीं रखते हो, हवा हुआ कम जाता है वहाँ पर और ठंडा ज़्यादा रहती है, तो उस तरह से। और शीतलतम के द्वारा, जहाँ पर एकदम ठंडक है, महसूस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पर खाना बहुत कम खराब होता है। गर्मी के दिनों में देखिए वो खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, और ठंडा के दिनों में देखिए 2-2 दिन तक मेरे भाई खाना रह जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने जानी थी अच्छे तरीके से, ठीक है। संक्षारण भी जान लिया, है ना, यदस्लेपन जान लिया, विकृत गंधिता जान लिया, विकृत गंधिता से बचने के उपाय तक हम लोगों ने जान लिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आपका बुक पूरा मेरे भाई ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में पूरे चैप्टर्स आगे होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, है ना। तो आगे की वीडियोस में मैं आप लोगों को करा दूंगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, और फिर उसके बाद में करा दूंगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, और आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। मन लगा के पढ़ना, है ना, हमेशा मोटिवेट रहना अपने आप में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।